दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसआर करियर इलेक्ट्रिकल पर स्वागत है। आप सभी के लिए हम आज एमपी में जो 2016 में ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर हुआ था इलेक्ट्रीशियन का, उसे हल करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपको इसका सिलेबस भी पता होगा कि 75 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आते हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें अच्छा खासा वो रहता है। और जैसे आईटीआई वालों के लिए तो ये मान के चलो, और आने वाली भी है आगे वैकेंसी, तो इसे हम हल करवाने जा रहे हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 25 क्वेश्चन का। ऐसे करके 2 पार्ट और आएंगे, तो कुल मिला के 75 क्वेश्चन हम इसी तरीके से हल कर लेंगे। और 25 क्वेश्चन अगर आप हमसे कहेंगे तो हम आगे आने वाली श्रृंखला में जो नॉन टेक्निकल हैं उन्हें भी हम हल करवा देंगे। तो आइए हम इसी को बढ़ाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें एंड सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए हम इन 75 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। जो 75 क्वेश्चन में तो 25 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिजली के आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है। तो आप जानते होंगे कि अलग अलग वैसे तो वो है, मगर जो विद्युत की आग आती है वो क्लास डी की आग होती है, जिसे बुझाने के लिए हम हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र भी लेते हैं, यानी CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी हम उपयोग करते हैं। मगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की ओर जाएं, वैसे तो हेलोन टाइप जो अग्निशामक यंत्र रहता है वो तो सभी प्रकार के आगे बुझा लेता है, मगर हम ऑप्शन की ओर जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो रहता है इसका उपयोग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ H2SO4 यानी अम्लों का राजा, आप जब जानते होंगे कि अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल या तनुगंधक अम्ल को भी हम कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा वी। कौन सा हो जाएगा? वी। तो आप सभी समझ गए होंगे। आगे की हम श्रृंखला में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 HP यानी 5 हॉर्स पावर की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन से स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि 3 HP से 5 HP तक की मोटरों को चलाने के लिए हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हों चलाने के लिए हम DOL कौन सा DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और आप ये भी जानते हो कि इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सिर्फ 5 HP तक ही उपयोग किया जा सकता है। इसके आगे क्योंकि ये लाइन वोल्टेज को कंट्रोल ही नहीं करता, पूरा देता। वैसे आपको 20 HP तक जाना हो तो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर भी आ जाता है, और उससे ज़्यादा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आ जाता है। तो DOL स्टार्टर इसका आंसर होगा। अगला हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, और इसमें लिखा है AC के द्वारा DC में रूपांतरण, यानी कि AC को DC में कौन बदलता है। पहले तो ये पता होगा DC को AC में कौन बदलता है, तो आप जानते होंगे इन्वर्टर। मगर क्वेश्चन आया है कि AC को DC में, तो AC को DC में अल्टरनेटर बदलता है क्या? ऑप्शन देखो आप। अल्टरनेटर तो भाई साहब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और ट्रांसफार्मर तो सिर्फ वोल्टेज के AC मानों को कई मान में देता है। इसका आएगा रेक्टिफायर, जिसे कहते हैं परिशोधक, और जो एक प्रक्रिया चलती है उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो आंसर नंबर डी हो गया ना। तो इनके कॉमन सेंस थे, यानी पेपर कोई टफ नहीं था उस समय, सिर्फ आपको वहाँ कॉमन सेंस होना चाहिए। जैसे इन्वर्टर ले लो तो AC से DC कर सकते हो, DC से AC कर सकते हो, MG सेट दोनों कर सकते हो, मगर हम AC से DC ही करते हैं, ये बात तो समझ लो। अगला हम आते हैं कि स्क्विरल थ्रेड्स का उपयोग तब किया जाता है, स्क्विरल भारी यानी भारी भार शामिल हो वहाँ पे, क्योंकि इस गेजों से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। SWG गेज ले लो, स्टैंडर्ड वायर गेज, जिससे वायर का व्यास मापते हैं। AWG ले लो, अमेरिकन वायर गेज ले लो। तो गेज से हमेशा हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है विगत एग्जामों में। जैसे SWG है तो 0 से 36 SWG तक के वायरों का आप गेज माप सकते हैं mm में। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा सही? तीसरा,
कि भारी भार शामिल हो वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो है यूजेटी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने और इनमें एक कथन जो होगा वो सत्य होगा। तो यूजेटी को धीरे धीरे ऑन किया जाता है। यूजेटी का उपयोग एक स्विचिंग युक्ति के रूप में होता है जो सबसे जल्दी होती है। यूजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करती बिल्कुल नहीं करती भैया, ये तो एक है। वीवी को शून्य तक घटा के यूजेटी को ऑफ किया जा सकता है। तो हम जब 20 वोल्टेज को घटा के ले जाएं तो वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी इसमें वेस 1 वेस 2 होता और एक होता एमीटर, यानी कि 3 होती ना इसमें, वेस 1 वेस 2, और वेस 1 और वेस 2 के बीच जो प्रतिरोध रहता है वो 5 किलो ओम से 10 किलो ओम, यानी 5000 ओम से 10,000 ओम के बीच रहता है। तो यूजेटी का उपयोग तो भाई साहब यानी कि स्विचिंग युक्ति तेज, यानी इतनी जल्दी स्विचिंग युक्ति है, ये बहुत जल्दी आती है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब आते हैं कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसमिशन रेशियो, इससे बहुत ज़्यादा आप विगत एग्जामों में देख लो तो बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यानी कि हम देखें तो अलग अलग, तो इसका बनता है के बराबर N2 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन V1 बराबर I1 अपॉन I2 होता है। ये रेशियो होता है। तो आपको दिख रहा होगा N2 अपॉन N1, V2 अपॉन V1 और I1 अपॉन I2 है। तो क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा, टी, क्योंकि पूरा ही इसमें रेशियो इनने क्या कर दिया है, उतार दिया और दे दिया है। तो ये आप समझ जाओ। तो हम चलते, के नियंतांक ही रखा जाता है, यानी ट्रांसमिशन रेशियो में जो हमें के था इसे नियंतांक ही माना जाता है। आइए अगला, कि अगर मैं जूम कर देता हूँ, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इसके द्वारा, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कैसे, जैसे चुंबक के बाहर कैसे चलती है उत्तर से दक्षिण की ओर, और चुंबक के अंदर कैसे चलती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इनकी दिशा कैसे ज्ञात करें, उनके लिए दो रूल चले। एक तो चलता है राइट हैंड रूल, यानी दक्षिण हस्त का नियम, यानी ऐसी थंब लगा के और ऐसे घुमा लो तो उससे पता चल जाता है। और दूसरा नियम आता है दक्षिण हस्त कॉर्क स्क्रू, यानी एक स्क्रू को घुमा के भी हम पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आप देख रहे होंगे बड़ा इंटरेस्टेड पार्ट है कि अभी तक सी बहुत से मिल रहे हैं ऑप्शन में आंसर, यानी एक लॉजिक भी रहा। अगर आप देखें तो बहुत मज़ा आया होगा। यानी मान के चलो कि जो तुक्के वाले आदमी रहते हैं ना, वो ऐसे ही अगर सी पकड़ लेते तो उनके कई 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते सही। तो आप ये देख रहे होंगे। उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए कौन से संधारित्र का उपयोग यानी पसंद करेंगे, ऐसा हमें, यानी कौन सी यानी हम उसे उपयोग करें, तो वो आता है अवरक संधारित्र। जैसे कि फेराइट कोर का उपयोग उच्च आवृत्ति के लिए ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। तो अवरक एक आप जानते होंगे जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत उच्च होती है, यानी एक अचालक है ये। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि दो चालक प्लेटों के बीच में एक अचालक है, वो संधारित्र है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक चुंबक इन्हें आकर्षित करती है। आप जानते हो कि एक चुंबक उन्हीं को आकर्षित करेगी जो इसकी कैटेगरी। तो एलिनिको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड लोहा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टील का। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेरे भाइयों, तो आपका हो गया नर्म लोहे का किया जाता है। तो ये आप चीज़ समझिए कि निकल, कोबाल्ट और इस्पात का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि निकल, कोबाल्ट और इस्पात, लोहा भी आ सकता था। वैसे आप ऑप्शन, क्योंकि देखो फिर वीडियो लेंदी बन जाएगी, तो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाती। जब मैं क्लासें लूँगा तो उस समय आपकी ये सभी यानी जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उन्हें हम बता देंगे आपको कि भाई क्या है, लोहा कहाँ है, क्योंकि पूरे ऑप्शन तो नहीं हो सकते। पूरी तरह से एक चार्ज बैटरी हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक क्या, एक देखो बैटरी की चार्जिंग अवस्था का पता लगाने के लिए हाइड्रोमीटर जो कि सापेक्षित घनत्व मापता है, क्या होता है, सापेक्षित घनत्व मापता है। तो इसमें 1250 से 1280 तक लेकर बैटरी की फुल चार्ज अवस्था को बताने का काम करता है ना। और 1110 से 1170 जो रहती है बहुत कम, यानी कि ये मान के चलो कि इसकी पूर्ण से
ये बाहर हो गई है, यानी अब इसे चार्जिंग की बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एनर्जी मीटर को हम रखते हैं, तो हम पहले तो ये पता हो कि कमर्शियल जो इसकी यूनिट है वो KWH है, किलोवाट आवर्स। ये एनर्जी मीटर जो हमारे घर में हम जो बिजली के हीटर चला रहे हैं, हम फ्रिज चला रहे हैं, अलग अलग उपकरण चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, कई तरीके की चीज़ें चला रहे हैं, उसमें हम ले रहे हैं एनर्जी मीटर। तो किलोवाट तो एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग, हमारे हर महीने इसकी वो होती ना, रीडिंग करने आते हैं और फिर रीडिंग करते हैं, तो वो कौन सा आता है, इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र होता है। यानी इंटीग्रेटिंग की श्रृंखला में आता, मापक यंत्र नहीं होता, श्रृंखला यानी परीक्षण काल के अंतर्गत मिलता है। आपको जब 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो आपको पता होगा कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, जबकि समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध घटता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, RT, यानी RT लिखना था, कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा राइट। तो आपके लिए आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से जल का प्रयोग केवल ठंडे कराने के लिए उद्देश्य। भैया देखो, अगर तुम थर्मल पावर प्लांट में लोगे तो भाप बन रही होगी वहाँ पे, हाइड्रो शक्ति संयंत्र में लोगे तो वहाँ टरबाइन घुमा रहे होगे, नाभिकीय संयंत्र में लोगे तो वहाँ भी भाप ही यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का उपयोग करोगे, तो वहाँ पे ले रहा है। मगर डीजल संयंत्र जो होता है, इसमें हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम केवल और केवल ही एक उद्देश्य होता है कि हम यहाँ पर उसको ठंडा कर रहे होंगे। यानी डीजल शक्ति संयंत्र में जो साइलेंसर लगा है, जहाँ पे डीजल को जलाकर एक घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा विकसित की जा रही है, वहाँ पे ठंडा कर रहे होंगे। डबल सर्किट परीक्षण लाइन में उपयोग होंगे, तो 7 चालक होंगे कुल। अब कहेंगे कैसे 7 चालक, 3 फेज, यानी उसने कहा 2 डबल सर्किट, तो अर्थिंग तो एक ही दे देंगे कॉमन, अर्थिंग का कौन सा लफड़ा है। तो 3 फेज एक सर्किट में हो गया और 3 फेज एक सर्किट में हो गया, टोटल कितने हो गए 6, और एक हो गया अर्थिंग का। अर्थिंग का कई बार पूछ लिया जाता है। इधर तो टेलीकम्युनिकेशन जो सबसे ऊपर चालक चलता है ना ट्रांसमिशन में, वो होता है टेलीकम्युनिकेशन हो जाता है, अर्थिंग का भी काम करता है, तो बहुत कुछ काम करता है वो वायर। और ऐसे जैसे हम घरों में या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वहाँ पे हरे रंग का लेते हैं अर्थिंग का वायर। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो आप लॉजिक देख रहे हो भाई, सी आ रहा है, सी यानी सी हो रहा है यहाँ पे। स्थैतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण को निम्न AC मशीनों में काम में लाया जाता है। भाई विद्युत यानी कि स्थैतिक, आप जनरेटर में चले जाओ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मगर गतिज अल्टरनेटर में चले जाओ, गतिज प्रेरण में क्योंकि घूम रही है। जबकि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो स्थिर रहते हुए भी वोल्टेज के मान विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे, स्वयं प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करती। तो ट्रांसफार्मर और मशीनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की दक्षता है मेरे भाइयों, तो वो हमारे ट्रांसफार्मर की है, 98 होती, बाकी सब 90 पे जाती हैं। कितने पे जाती है, 90। जबकि ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें कोई घूर्णन भाग नहीं है, तो इसमें घर्षण हानियाँ नहीं होती, तो इससे हमें ये एक लाभ है। तो ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हो, जबकि DC में आप बूस्टर लो तो वोल्टेज ड्रॉप इतना होता है जिसका तो कहना क्या, तो अभी नहीं लेते। अगला क्वेश्चन आते हैं 16वां, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल के उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जा सकता है। देखो कॉन्ट्रैक्टर पीतल के बनाए जाते हैं। पीतल कई बार पूछ ली जाती है किन की मिश्र धातु है, तो आप कहोगे तांबा और जस्ता की 70% तांबा और जस्ता कितना हो गया 30%। कब एक बार हमने IOCL का एक पेपर हुआ था टेक्निकल अटेंडेंट का 2018 में, क्वेश्चन आया था कि पीतल का रंग वायु में किसके कारण, तो सल्फर हाइड्रोक्साइड के कारण क्या होता है। और तो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि पीतल के ही बने होते हैं। तो आंसर नंबर क्या होगा, डी। क्या होगा, ये हो जाएगा डी, आंसर नंबर हो जाएगा डी। अगला हम क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध, तो आप जानते होंगे चालक का तापमान कैसा होता है, धनात्मक तापमान PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी प्रतिरोध बढ़ने पर पड़ता है। जबकि अचालकों का NTC, अर्धचालकों का
एनटीसी होता है। मैग्नीज का क्या होता है, आप कहोगे जेडटीसी, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, साथ के साथ प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांसफार्मर का कार्य है, तो भाई एसी के हमने ऊपर ही आपसे डिस्कशन किया कि एसी के वोल्टेज को यानी एसी में हमें मान को बढ़ाना या घटाना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर एसी के कई मान हमें प्राप्त करता है, बढ़ाने का भी और घटाने दोनों का काम, एक स्थैतिक युक्ति होते हुए भी, और इसकी रेटिंग केवीए या एमवीए में होती है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। तो हम 18 क्वेश्चन कर ही चुके हैं, अब आ गए हम 19वें क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन है कि जब 3 फेज अल्टरनेटर जानते हो कि नहीं जानते, जिसकी रेटिंग केवीए एमवीए में होता ही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अरे क्वेश्चन पे आते हैं, जब 3 फेज अल्टरनेटर प्रतिरोध भार सप्लाई कराता है तो आर्मेचर रिएक्शन पर फ्लक्स होगा। आर्मेचर रिएक्शन जैसे कि आप जनरेटर में जाओ, डीसी जनरेटर में, तो आर्मेचर रिएक्शन होता है, वहाँ पे आर्मेचर में एक रिएक्शन, यानी कि एमए ने अपने जो उसके मान था वो घट यानी हट गया है और जीएनए पे पहुँच गया। एमए ने फुल फॉर्म जानते हो, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और जीएनए जानते हो, ग्राविमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ऐसे ही रिएक्शन हो रहा है, यानी कि खुद ही लेंज ने यही कहा कि जो चीज़ अपने द्वारा उत्पन्न हुई है वो खुद ही का विरोध करने लगे। तो इसलिए आप समझ रहे हो भाइयों, आपको सपोर्ट करना है, बहुत से बहुत ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, कैसे क्वेश्चन थे। तो आंसर भी बताएं कि भाई, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ गलती हो तो आप सर बताना मुझे कमेंट करके। तो आगे हम चलते हैं। तो इसका आंसर नंबर होगा ए, फील्ड एक्सिस के साथ 90 पर, यानी फील्ड में एक फ्लक्स होगा। और दूसरा, यहाँ पे हम एक्चुअल में फील्ड को स्टेटर एंड रोटर कौन सा हो गया, हम आर्मेचर मान लेते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है भाई, इनकी थ्योरी जब आएगी तो बहुत विस्तार से बताएंगे। अब इधर क्या है, वीडियो बन जाएगी लंबी, फिर होती है दिक्कत। अगला क्वेश्चन आती है, एक चालक में धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न बल की दिशा होती। तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, जो जनरेटरों पर लागू होता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो कि मोटरों पे होता है, जो उनकी दिशा है किस दिशा में है, यानी थंब, यानी गति, चुंबकीय क्षेत्र एंड ईएमएफ। तो इसका आंसर नंबर आते हैं, यानी आंसर नंबर आते हैं तीसरा। लॉजिक देखो, आपने अभी तक देखा होगा पेपर पे, यानी जो हम देखते आ रहे हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे मिले जिनमें सी रहा। तो अब ये लॉजिक है भाई, अब जो भी हो अर्थिंग के लिए आवश्यक है, यानी अर्थिंग का रंग कैसे, यानी वायर का रंग कैसे रखते हैं हम, तो हमें पता होगा कि हरे रंग का रखते हैं, और न्यूट्रल का काला रखते हैं। क्या रखते हैं, काला रखते हैं। तो अर्थिंग के लिए भाई मनुष्य की भी सुरक्षा हो सके, और हमें, क्योंकि जो लीकेज करंट का मान है उससे हमें सुरक्षा मिल सके, और दूसरी मशीन को भी सुरक्षा मिल सके, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप समझ गए जी। तो अर्थिंग का प्रतिरोध निम्न से निम्न रहना चाहिए मनुष्य। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 22वां, कि एक परिनलिका में उसकी, यानी कि एक साइनसोइडल कॉइल मस्ट हैव इट्स, यानी एक साइनसोइडल साइड में, तो लंबाई चौड़ाई, यानी देखो किसी भी कॉइल की लंबाई चौड़ाई बढ़ाओगे तो उसमें एक परिनालिका की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, यानी लंबाई चौड़ाई बढ़ानी होनी चाहिए, यानी उनकी लंबाई बढ़ाने से इन पे प्रभाव तो पड़ेंगे और बढ़ेगी ऐसे करने से। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, फिर से सी आ गया, यानी बी आ गया, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 23वां। तो अब हमारे कुल 3 क्वेश्चन बचे इस पार्ट के फर्स्ट। डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए किस प्रकार का, एक आते हैं एमआई, जिसे कहते हैं मूविंग आयरन, इसका उपयोग एसी एंड डीसी दोनों को मापने के लिए होता है, और एक आते हैं एमसी मूविंग कॉइल। तो अच्छी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी जो होती है वो मूविंग कॉइल में होती है, जैसे पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट कॉइल के नाम से भी हम जाना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा, ए। हम आते हैं 24वें क्वेश्चन पे।
जो है, यदि 12 पोल अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न कराना है तो निम्न पे गति होगी। पहले तो सूत्र पता हो कि भाई गति के लिए हो एफ बराबर, जानते हो एफ बराबर होता है एन इंटू पी अपॉन 120। हमसे पूछ क्या रखा है, तो गति पूछ, यानी कि एन पूछ रखा है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा एफ इंटू 120 अपॉन पी। तो आइए हम सूत्र में रखते हैं, तो हमें से क्या है, सूत्र में हम रखने जा रहे हैं, इससे आपका आंसर जो आएगा हम बताएंगे। 12 इंटू 50 हर्ट्ज इंटू 120, तो 12 से 12 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 500 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट होती है। यानी गति क्या होती है, एक तो आरपीएस होती है या एक होती है आरपीएम। लास्ट क्वेश्चन जो इस पार्ट का आया है वो है 25वां क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि धारिता की इकाई फैराडे, यानी फैराड, और धारिता प्रतिघात, तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस, प्रतिघात प्रेरकत्व, और धारिता प्रतिघात की इकाई ओम होती है, ओम। तो भाइयों यहाँ हमने कर लिए 25 क्वेश्चन हल। अगले सेकंड पार्ट में आपको मिलेंगे इससे आगे। ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हम मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।